स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले तो हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए कि बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये केवल रूप बदलती है। तो दैट मीन्स ये हमने कहीं से क्रिएट नहीं किया है, हम इसको जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली अपना केवल फॉर्म बदला होगा इसने। एक और भी आपने चीज पढ़ी होगी कि कार्य ऊर्जा, यानी कि कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। सो व्हेनेवर यू सी द टर्म पोटेंशियल एनर्जी, इन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। सो लेट अस कंसीडर, हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं। एक पहला चार्ज, ये बड़ा चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये पिंक कलर का छोटा चार्ज है। इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाने पर जितना हमें वर्क करना पड़ेगा तो वही इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। सो यू कैन सी, अगर हम इसको आगे यहाँ लाते हैं तो ये इसके नज़दीक गया, हमने मान लो दोनों ये पॉजिटिव चार्ज थे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। उस रिपल्सन के अगेंस्ट हमको इसको इधर लाना पड़ा, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा, वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सपोज दैट ये पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव होता, तो उस केस में हमारे पास हमको कार्य प्राप्त होता। दैट मीन्स जो भी वो कार्य चाहे वो प्राप्त होता, चाहे वो हमें करना पड़ता, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कंसिडर दैट हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, और इससे अनंत दूरी पर कोई हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 है, और हमें इसको अनंत से R दूरी पर कोई बिंदु A है वहां तक लाना है। अब हमने इसको अनंत पे क्यों रखा है, इसको अभी हम देखेंगे, इसको समझेंगे। तो हम जब इसको यहाँ से अनंत से A बिंदु पर लाते हैं जो कि R दूरी पर स्थित है, तो इस दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। सो यू कैन सी E और R, इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है, अर्थात अगर R बढ़ेगा तो E क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। दैट मीन्स ये दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ कम होता जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी यहाँ पर उससे कम होगी, यहाँ पे कम होती जाएगी, और दूरी के साथ साथ ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। अगर हम दूरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं, माना मैंने ये दूरी 1 किलोमीटर कर ली है, 10 किलोमीटर कर ली है, इवन आप 100 किलोमीटर कर लीजिए, तो E की कुछ न कुछ वैल्यू जरूर आएगी, पॉइंट में होगी, वो बहुत ही कम होगी, बट उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी। द ओनली कंडीशन इज दैट E विल जीरो। एक ही स्थिति है जब E जीरो हो सकता है, वह कंडीशन है कि जब आपका R क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। R क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमने देखा कि R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा E का मान कम होता जाएगा, और R इक्वल टू इन्फिनिटी पर E का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो हमने जो महत्वपूर्ण चीज की, इसको जो इन्फिनिटी पर रखा है वो इसीलिए रखा है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q0 E, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू अपन Q0 या E इज इक्वल टू अपन Q, इससे हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू Q0 E। अगर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, F भी जीरो हो जाएगा। जब फोर्स जीरो है तो वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा, अर्थात वहां पर उसकी अपनी कोई भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो अनंत पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए हम इसको अनंत पर रखते हैं। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगेन हमने, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, और हमने इसको जब इन्फिनिटी से R दूरी पर जो स्थित बिंदु A है वहां पर इसको लाना है, तो एक महत्वपूर्ण चीज जो है कि इसको हमें स्लोली लाना है, धीरे धीरे लाना है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से लाया जाए। मान लिया जाए मैंने इसको अपने पॉकेट में रख दिया और मैं अनंत से इस चार्ज की तरफ चल पड़ा ना, जब मैं इस चार्ज की तरफ चलूंगा तो मैं इस तरफ चल रहा हूं, सो जैसे जैसे मैं इसके नजदीक आऊंगा, सो आई विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, और जैसे जैसे नजदीकी बहुत ज्यादा होती जाएगी, सो आई विल एक्सपीरियंस ए मोर फोर्स अपॉन मी ड्यू टू दैट चार्ज। मैं उस चार्ज के कारण देखूंगा कि मेरे पे क्या बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं।
तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जब मैं इसको ला रहा हूं तो मुझे कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि अनंत से मैं जब इस तरफ आया तो मुझे बहुत स्लोली आना है। अब स्लोली क्यों आना है कि ये टर्म एक्चुअली कई बार किताबों में लिखा नहीं रहता है कि बहुत स्लोली आना है। एक्चुअली आप फिगर में देखिए यहाँ पर e की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर e की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर e की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर e की वैल्यू। सो दैट मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट e विल बी चेंज। सो अगर e चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब मुझे जो इसको लाना है, मुझे केवल इतना ही फोर्स इस पर लगाना है कि अगर मैं यहाँ पर समझ लीजिए कि मैं इस बिंदु पर मैं इस समय यहाँ पर हूँ, तो इस बिंदु पर जो इस पर लगने वाला जो चार्ज पे फोर्स है, आप देख सकते हैं कि वो FEL मैंने लिखा हुआ है, दैट इज द Q नॉट E। ये इतना फोर्स इस पे लग रहा है और ये आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी कि ये इसको अपोज कर रहा है। अब इसको ओवरकम करने के लिए मुझे उतना ही फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। सो द फोर्स अप्लाइड बाय, क्योंकि मैंने अपने पॉकेट में इसको रखा है, मैं अपनी पॉकेट में लेके इसको चल रहा हूं, तो फोर्स अप्लाइड बाय मी, दैट मीन्स पंकज बिजवान, सो द विल बी इक्वल टू द सेम जो वो लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द FPB, मैंने नाम दे दिया FPB, फोर्स अप्लाइड बाय पंकज बिजवान। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, EL के बराबर ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि भाई परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से लाना है कि हम त्वरण उत्पन्न हो। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर हूँ, FPB इज इक्वल टू द FEL, दोनों क्या है हमारे पास, इस तरह के दो फोर्स काम कर रहे हैं और मुझे कंडीशन ये रखनी है कि इस पर कोई जो त्वरण है उत्पन्न न हो, क्योंकि त्वरण के उत्पन्न होने से उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी और कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ऊर्जा के कार्य के बराबर होता है। तो कार्य का मान बढ़ जाएगा, हमारी जो ऊर्जा की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसकी कंडीशन ये है कि भाई इसका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय पंकज बिजवान एंड फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो दो फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड वी कैन सी द डायरेक्शन इज आल्सो अपोजिट। तो एक दूसरे को ये क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। सो द नेट फोर्स इज 0, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma से कि एक्सेलरेशन अगर 0 है तो a 0 होने से F इज इक्वल टू ma, सो m इंटू 0, तो फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि नेट बल 0 हो। यह तभी संभव है जब लगाया गया बाह्य बल वैद्युत बल के बराबर होगा। दैट मीन्स ये जो फोर्स अप्लाइड बाय पंकज बिजवान इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड EL, मैंने इसको डिनोट किया हुआ है। अब ये स्लोली लाने का मैंने जो आशय था कि यानी कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ये दोनों फोर्स इक्वल रहने चाहिए। लेकिन यदि मैं अगर इससे थोड़ा सा आगे निकलूं, यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे निकलूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स का मान बढ़ जाएगा। सो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे भी अपने फोर्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से इसको लाना है कि मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इस पर कोई भी नेट फोर्स उत्पन्न न हो, यानी कि कोई भी त्वरण उत्पन्न न हो। सो गणना कर लेते हैं। हमारे पास मान लिया जाए कि किसी क्षण जब हम इसको ला रहे थे तो इसकी जो किसी क्षण ये x दूरी पर पहुंच गया है चार्ज पार्टिकल हमारे पास। आप देख सकते हैं कि x दूरी पर ये इस समय है। सो x दूरी पर अगर ये है तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो आप जानते हैं, सीधे से F इज इक्वल टू 1/4 पाप सालन नॉट Q नॉट ओवर x स्क्वायर, यही होगा। डिस्टेंस x है इस कंडीशन में हमारे पास। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन्फिनिटी से इसको A बिंदु तक लाना है। अब लाऊंगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक आया मैंने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दूरियों को बहुत छोटी छोटी दूरियों में हम बांट लेंगे। इतनी छोटी कि अगर मैं छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो उसमें मैं मान सकता हूं कि कोई फोर्स में कोई भी क्या नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है। तो उतने डिस्टेंस के लिए मैं एक ही फोर्स को लगा सकता हूं। मैंने छोटी छोटी दूरियों में बांट लिया, मैं यहाँ तक गया, फिर मैं दूसरी दूरी गया, फिर उतना गया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या निकालता रहूंगा, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए जो फोर्स लग रहा है, तो F इंटू dx करके मैं वर्क निकाल लूंगा। सो यहाँ इन्फिनिटी से मैं आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ वर्क किया, फिर यहाँ से आने में कुछ वर्क किया, फिर यहाँ से आने में कुछ वर्क किया, एंड ऐसे करते करते मैं A पॉइंट तक
पहुंच जाऊंगा। सो यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए। सो इन सबको लास्ट में हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे और वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, वही हमारे पास किया गया कार्य हो जाएगा। तो वही हम क्या हो जाएगा, हमारे पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट आप क्लियरली देख रहे हैं कि दो फोर्स हैं, FPB फोर्स अप्लाइड बाय पंकज बिलवान दैट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होना चाहिए, ये आवश्यक प्रतिबंध है। अब इसको मान लिया मैं थोड़ा सा दूरी आगे ले गया, सपोज दैट ये दूरी मान लेते हैं कि dx है। सो वी कैन से कि जो ये वर्क डन होगा वो कितना होगा। अभी केवल इंटीग्रेशन साइन के अंदर का आप पोर्शन देखिए, तो ये हमारे पास जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स अप्लाइड बाय पंकज बिलवान इनटू dx। सो वी कैन सी हमारे पास जो अंदर टर्म है -FPB इंटू dx। सो वेरी इजी, बहुत कार्य का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ना एक महत्वपूर्ण चीज़ जो ये नेगेटिव साइन है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को ज़रा हम समझ लेते हैं। आप इसको ज़रा, दो फोर्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स अप्लाइड बाय मी पंकज बिलवान। जो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो फोर्स मैंने यहाँ पे लिखा है वो नेगेटिव साइन के साथ लिया हुआ है। सो इट इज़ काफ़ी बच्चों को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको आप समझ लीजिए कि जो मैंने द्वारा फोर्स लगाया गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। और हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई जो वर्क डन है वो कितना है। सो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये हमने कहा कि ये छोटे छोटे वर्क डन थे, और इन सब को हम क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। और मैथ्स में जो हमारे पास तरीका होता है वो इंटीग्रेशन का तरीका होता है। तो हमने उन सभी जितने हमारे पास यहाँ से आने में मान लिया FPB dx, यहाँ पे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे भी फोर्स, और ऐसे करके हमने उन सभी जितने भी हमारे पास वर्क डन थे उनको इंटीग्रेट कर लिया। सो द टोटल वर्क डन विल इक्वल टू द इंटीग्रेशन। और जो लिमिट है कहाँ से है, मुझे इन्फिनिटी से r तक आना है, तो इन्फिनिटी से r दूरी के पे जो बिंदु A है वहाँ तक आना है। तो लिमिट हमारी इन्फिनिटी टू r हो गई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम उसी तरीके से करेंगे। मैंने इसको लिख लिया कि भाई अब मुझे ये तो नहीं मालूम है कि मैंने फोर्स क्या लगाया क्या नहीं लगाया, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है का जो फोर्स है वो Q0 ही है। तो हम अपनी कैलकुलेशन भी इसी बेस पर करेंगे, और ये हो सकता है कि आपकी किताबों से थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट आई थिंक ये ज़्यादा इजी होगा। आप देख सकते हो कि मैंने मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया था FPB, उसको रिप्लेस कर दिया है FEL से, दोनों इक्विवेलेंट है। और आप देख रहे हैं कि मैंने साइन भी चेंज कर लिया है। तो फोर्स जो था मेरे द्वारा वो अपोजिट डायरेक्शन में था, लेकिन साइन चेंज करने के लिए अब मुझे देखो, आपने यहाँ पे देख रहे होंगे इंटीग्रेशन की जो लिमिट रखी हुई है उसको देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं r से इन्फिनिटी की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, r से इन्फिनिटी की ओर है, इसलिए मैंने जो लिमिट रखी है वो क्या रखी है, r टू इन्फिनिटी रखी हुई है। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है। और जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो समझ भी गए होंगे कि जब हम अपनी लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो समझ लीजिए कि मैथमेटिकल टर्म में आप इस नेगेटिव साइन को ऐसे भी समझ सकते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए आया कि हमने यहाँ पे r टू इन्फिनिटी था और हमने इसको यहाँ इन्फिनिटी टू r कर लिया है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आ गया है, राइट। सो विल डू इट। फोर्स की जो हमने वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर x स्क्वायर, बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द चार्ज Q, dx अपनी जगह पे आ गया। आगे सॉल्व करेंगे। सो वी कैन सी द इंटीग्रेशन जो हमारे पास हो रहा है, समाकलन हो रहा है, वो जो वेरिएबल है वहाँ पर x है, क्योंकि dx हो रहा है तो यानी कि x के सापेक्ष हमें समाकलन करना पड़ेगा। सो ऑल द अदर टर्म्स,
जस्ट लाइक द 1 तो कांस्टेंट है ही, क्यू नॉट कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और हमने इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया। तब हमारे पास इंटीग्रेशन साइन के अंदर बच गया लिमिट r टू इन्फिनिटी dx ओवर एक्स स्क्वायर। और दिस टर्म अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन आई थिंक आप लोगों को जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम होगा ही, लेकिन जो मैथ्स के नहीं है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो उनको मैं ज़रा समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में, ड्राइंग करने में, तो बहरहाल आपको समझना है केवल इस फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, इस टर्म को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास x की पावर -2 हो जाएगा, तो n की जगह -2 रख लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1। x की पावर -2 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी, -2 प्लस 1 का मान आ जाएगा -1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह -2 है, -2 प्लस 1 अगेन -1। सो x की पावर न्यूमरेटर में हमारे पास -1 है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, और ये जो माइनस का साइन है हम इसको बीच में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर का जो बीच का साइन है उसको हम बीच में लिख सकते हैं। सो इट्स अ माइनस एंड 1 अपॉन x की पावर -1 को मैंने 1 अपॉन x लिख दिया है। पावर 1 आप जानते हैं कि नहीं लिखी जाती है। वेल थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा दे आध्यात्म की ओर भी। पावर 1 हम जानते हैं कि नहीं लिखी जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि भगवान एक है और वो दिखाई नहीं देता है, तो समझ लीजिए कि ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। वेल ये केवल समझने के लिए है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे। माइनस साइन जो है हमारा, हम इसको फ्रंट में ले आए, क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट रखी जाती है, पहले अपर लिमिट रखेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में था x की जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख लेंगे। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन r, एंड वी आल्सो नो दैट समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज द 0, सो दिस टर्म विल बी 0 एंड वी विल गेट ओनली द -1 ओवर r। एंड ये हमारे पास माइनस में बचा, बाहर भी माइनस साइन है, सो इट विल इक्वल टू द माइनस माइनस प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught q naught over r. This is the amount of work done by the Pankaj Bijlwan in bringing that charge from infinity to the point A. ये मेरे द्वारा, मैंने अपने पॉकेट में उसको रखा था, मैं पॉकेट में लेके चला था, तो मुझे इतना कार्य करना पड़ा। अब चूंकि ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, सो वी कैन से जो मेरे पास जो वर्क डन है इसको मैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख सकता हूं, U इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R। अब यदि मान लिया जाए कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, मान लिया जाए कि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव है, तो हमें उस केस में कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य प्राप्त होता है। और जनरल सेंस से हम भी जान रहे हैं कि अब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कार्य प्राप्त होता, और प्राप्त किया गया कार्य नेगेटिव होता। तो आप इस फॉर्मूले में भी रख के देख सकते हो, Q इज पॉजिटिव, Q नॉट इज नेगेटिव, तो प्लस माइनस का माइनस, और हमारे पास जो ऊर्जा आती वो नेगेटिव आती। अच्छा, दोनों ही अगर नेगेटिव होते
तो अगेन नेगेटिव हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है कि दोनों ही समान आवेश हैं। समान आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को फिर से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा तो हमें कार्य प्राप्त होगा। अगेन दैट विल बी पॉजिटिव, पुट द वैल्यू हियर, दिस इज द माइनस क्यू एंड माइनस क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई हमारे पास, फिर से धनात्मक हो गई। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और कि अभी हमने देखा जो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आया, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर, हमने जो चार्ज पार्टिकल था मैंने इसको अपनी पॉकेट में रखा और मैंने यहाँ से यहाँ गया, ए पॉइंट पे पहुंचा। लेकिन यदि मैं यहाँ से न चल करके यहाँ जाता, यहाँ जाता, यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता और फिर यहाँ जाता, तो उस केस में भी जो वर्क डन था उसकी वैल्यू क्या होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर। अब आपको लग सकता है कि भाई ये डिस्टेंस तो ज़्यादा हो गई है, हमने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। मान लिया जाए कि जो मैंने पाथ को फॉलो किया, आप फिगर को देखिए, मैंने ये पाथ फॉलो किया, यहाँ से आया और ऐसे घूमा फिरा और फिर यहाँ पर चला गया। चूंकि जो वैद्युत बल होता है वो संरक्षी बल होता है, इट्स जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये एवं पथ की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करता है एक तरीके से, क्योंकि हमने देखा कि इस केस में तो लंबाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये डिपेंड करता है केवल कि वो उसकी प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति क्या है, वो कहाँ से चला था और कहाँ को पहुँचा है। अब ये इस पर फर्क नहीं पड़ता है कि भाई वो वाया किस रूट से गया है। सो अगर उसको इन्फिनिटी से आर दूरी के किसी बिंदु तक आना है तो उसके लिए जो कार्य की वैल्यू होगी वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर, इतना ही होगा। सो इस केस में भी जो हमारे पास, सो द वर्क डन बाय द पंकज बिजलान अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर। तो यानी कि इतनी मेहनत बेकार गई जो मैं यहाँ से घूम के ऐसे गया, सो मुझे सीधा ही चलना चाहिए था। सो अगेन द जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो भी इतनी ही होगी। सो स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अमाउंट है किसका, किए गए कार्य का, जिसको कि हम क्या करते हैं, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में करते हैं।